What's up everyone? Welcome back to the channel. We are back with our another video. तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। वन शॉट में इसको हम खत्म करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ लिया था कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के फीचर्स क्या होते हैं, क्या नेचर होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, सारी चीजें हमने बात करी थी। आज हम लोग बात करने वाले एक नए चैप्टर का जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत। एक तरीके से अगर बोले तो प्रबंध के सिद्धांत। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी मिनट लेट्स बिगिन। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले मीनिंग की। किसकी बात करते हैं बच्चों? इसके मीनिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। देखो, स्कूल वाला प्रिंसिपल अलग है और यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल है ये क्या है, अलग है। हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ प्रिंसिपल फॉलो करता है। तो प्रिंसिपल क्या होते हैं? प्रिंसिपल स्टेटमेंट्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं? स्टेटमेंट होते हैं विच रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल ट्रुथ। जो हमको क्या बताता है कि जो भी चीज ट्रुथ है वो हमको बताता है about some phenomena based on cause and effect relationship। अब what is that cause and effect relationship? ये हमको फंडामेंटल ट्रुथ बताता है कि कोई भी फिनोमेना अगर है तो वो क्या है और किस पे बेस्ड होता है। ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे होता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि क्या करेंगे तो क्या होगा, मतलब अगर मैं ऐसा अगर करूंगा तो इससे ये आउटकम आएगा। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? जैसे कोई प्रिंसिपल है, अगर पर्टिकुलर सिचुएशन में वो प्रिंसिपल को लगाऊंगा तो उससे यही इफेक्ट निकल कर आएगा। तो किस पे बेस्ड होते हैं? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड होते हैं। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन। ये क्या होते हैं? एक तो बहुत सारे, साथ ही साथ साथ ये क्या है, जर्नल गाइडलाइंस है फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर एंड एक्शन। अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक तरीके से गाइडलाइन है मैनेजर को कि क्या उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो करना है ना, अप्लाई करना है, जिससे वो डिसीजन मेकिंग में भी मदद करेंगे और वो बिहेवियर कैसे उसको एम्प्लॉय के साथ बिहेव करना, मतलब बिहेवियर के ऊपर भी है वो। साथ ही साथ कैसे आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम को करना है। अगर सिंपल टर्म्स में बताऊं तो गाइडलाइन है भाई जो आपको फॉलो करनी है अगर आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन का गोल इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या करना है, अचीव करना है। अब अगर इस चैप्टर की थोड़ी सी हम डिटेल की बात करें तो यहाँ पर क्या है, देखो हम लोग बिजनेस स्टडीज पहली बार पढ़ रहे हैं, या अगर हम लोग बात करें कि हम बिजनेस पहली बार कर रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो पहले बहुत सारी चीजें अचीव कर चुके हैं। तो उन्होंने जो अचीव करा है उसके बेसिस पे उन्होंने हमको कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, कुछ सिद्धांत दिए, जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हम भी हमारे गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो लोग हैं, एक है हमारा हेनरी फ्योल साहब और एक है हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर जी। तो यहाँ पर हमको दोनों के दिए हुए, अगर हम बात करें तो फ्योल के 14 प्रिंसिपल पढ़ने हैं और टेलर साहब की दी हुई कुछ टेक्निक और उनके कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ने। तो सबसे पहले तो अगर हम समझे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मैनेजमेंट प्रिंसिपल की, तो पहला ये क्या है बच्चों, जर्नल गाइडलाइंस है। ये क्या है, एक तरीके की गाइडलाइन है। अगर आप इसको फॉलो करोगे, है ना, ये रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है कि इसको लगाओगे तो आपकी समस्या का हल हो जाएगा। ये एक तरीके की क्या है, गाइडलाइन है। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? ये रिजिड नहीं है, आप इनको सिचुएशन के हिसाब से क्या कर सकते हो, मॉडिफाई या ऑल्टर कर सकते हो। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, और ये जो प्रिंसिपल है ये रातों रात डेवलप नहीं हुए, बार बार प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करने के बाद डेवलप हुए हैं। ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, दुनिया जहां में कहीं भी चले जाओ, ठीक है, ये प्रिंसिपल जो है परवेसिव है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। साथ ही साथ साथ ये सिचुएशन के हिसाब से क्या हो जाते हैं, मॉडिफाई ऑल्टर हो जाते हैं। मेनली बिहेवियरल, ये आपको बताता है कि आपको सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, एम्प्लॉइज को कैसे बिहेव करना है, क्योंकि एम्प्लॉय आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स ही हमारा सबसे बड़ा एसेट होता है ऑर्गेनाइजेशन का। तो उनके साथ कैसे बिहेव करना है, सिचुएशन में हमको कैसे डील करना है, किस पे बेस्ड होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होते हैं। यदि हम किसी प्रिंसिपल को किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में लगाते हैं तो उससे क्या इफेक्ट निकल कर आएगा। ये क्या होते हैं बेटा, कंटीजेंट होते हैं, सिचुएशन के हिसाब से क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, डिपेंड अपॉन सिचुएशन। सबसे पहले बात करते हैं ये क्या है, जर्नल गाइडलाइन है बच्चों। क्या है, एक तरीके की जर्नल गाइडलाइन। दे आर जर्नल गाइडलाइन टू एक्शन एंड डिसीजन मेकिंग, हाउएवर दे डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन। मैंने अभी बोला था ना, ये कोई भी समस्या का रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। ये बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा डे बाय डे क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। तो उस एनवायरनमेंट के हिसाब से हमको सिचुएशन आती है, उस सिचुएशन के हिसाब से हमको क्या करना पड़ता है, इन प्रिंसिपल को मॉडिफाई या ऑल्टर करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये क्या है, सिर्फ एक गाइडलाइन है कि आपको डिसीजन मेकिंग में ये क्या कर देगा, मदद कर देगी, एक तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड हो जाएगी। अब सेकंड पॉइंट आता है मेनली बिहेवियरल। अगर हम बात करें तो ये प्रिंसिपल्स का एम क्या होता है, इन्फ्लुएंसिंग कॉम्प्लेक्स
human behavior, they are behavioral in nature. They also establish relation between human, material and resources. अगर हम लोग बात करें तो ये behavioral होते हैं, मतलब क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बींग्स काम करते हैं तो उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना, उनका प्रति हमारा क्या बिहेवियर रहेगा, ये भी हमको ये लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं. तो ये प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स ह्यूमन टेंडेंसी को या बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन नेचर के साथ भी हमको डील करने में मदद करता है. फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो भैया ये क्या है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं. तो ये रिजिड नहीं है, ये कैसे है बच्चों, फ्लेक्सिबल है. ये सिचुएशन के हिसाब से आप इसको मॉडिफाई या ऑल्टर कर सकते हो. ये कोई भी रिजिड स्टेटमेंट नहीं है, आप सिचुएशन के हिसाब से इसको क्या कर सकते हो, मॉडिफाई या ऑल्टर कर सकते हो. यूनिवर्सली एप्लीकेबल अगर हम बात करें तो ये हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है. साथ ही साथ आप दुनिया जहां में कहीं भी चले जाओ ये प्रिंसिपल आप अप्लाई कर सकते हो. तो ये क्या है बेटा, यूनिवर्सल है. फिर आगे अगर हम बात करें तो फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट. कोई भी प्रिंसिपल रातों रात डेवलप नहीं होता है ना, दे आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट, है ना, रातों रात डेवलप नहीं होते. प्रॉपर स्टडी करी जाती है, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसके बाद ही ये क्या आते हैं बेटा, सामने आते हैं. मतलब ये जो प्रिंसिपल है इनका एवोल्यूशन होता है. आगे देखें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. जनरली क्या होता है, जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ये किस पे बेस्ड है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे. दैट मींस अगर आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल को लगाओगे तो उससे आपको क्या इफेक्ट मिलेगा. तो जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, बहुत सारा काम है तो सिचुएशन क्या है कि हमारे पास बहुत सारा काम है, तो एक प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क. तो अगर मैं यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क को लगाता हूँ तो मेरा काम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. काम बढ़ जाएगा, हर एक इंडिविजुअल को एक काम मिल जाएगा और वो एक ही काम को बार बार करेगा तो उससे इफेक्ट क्या निकल के आएगा, स्पेशलाइजेशन निकल के आएगा. क्या निकल के आएगा, स्पेशलाइजेशन. तो हम अगर बात करें तो ये किस पे बेस्ड है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड है. यदि आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक प्रिंसिपल को लगाते हैं तो उससे कुछ ना कुछ आपको, मतलब अगर बोले तो अगर आप कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में एक प्रिंसिपल को लगाएंगे तो उससे क्या इफेक्ट निकल के आएगा, ये पहले से निर्धारित है. मतलब ये किस पे बेस्ड है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड है. कंटीजेंट ये क्या होता है बेटा, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, मॉडिफाई या ऑल्टर होते रहते हैं. आगे अगर बात करें तो सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल. क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या सिग्निफिकेंस होता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल का, तो क्या क्या है, प्रोवाइड मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, साइंटिफिक डिसीजन, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट, ठीक है, रिक्वायरमेंट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. थोड़ा सा बच्चों गले में प्रॉब्लम है तो अगर आवाज में ग्लिच आ रहा हो तो मेंटेन कर लेना, है ना. हमको साथ मिलके गोल को अचीव करना है तो हम हार नहीं मानेंगे. फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च. आगे अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी. अब समझना, मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइड मैनेजर टू टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम बाय इंप्रूविंग देयर नॉलेज, ability, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस मैनेजरियल सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस. जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं बेटा, वो हमारा जो मैनेजर है उसको राइट डिसीजन लेने में क्या करता है, मदद करता है. क्यों, क्योंकि वो उसके नॉलेज को बढ़ाता है, वो उसकी एबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है. साथ ही साथ उसको सिचुएशन को समझने में कि क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग क्या डिसीजन लेना है, वो तरीके से एक तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करता है. दूसरा साइंटिफिक डिसीजन. अब देखो, मैनेजर हैव टू टेक नंबर ऑफ डिसीजन एवरी डे. एक मैनेजर को ढेर सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं. द मैनेजमेंट प्रिंसिपल इनेबल द मैनेजर टू अप्रोच वेरियस प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली. अब बताए, ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ये उसको डिसीजन लेने में मदद करते हैं कि भाई वो कैसे हर प्रॉब्लम को दूर कर सकता है, साइंटिफिकली और सिस्टमेटिकली. डिसीजन बेस्ड ऑन मैनेजमेंट प्रिंसिपल टेंड टू बी मोर रियलिस्टिक. और जो भी डिसीजन आउटकम निकल के आता है वो रियलिस्टिक होता है, बैलेंस्ड होता है और पर्सनली बायस से क्या रहता है, वो फ्री रहता है. क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपको गाइडलाइन के साथ साथ अगर हम बात करें तो सिचुएशन का नॉलेज भी देता है कि आप सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकते हो. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. मैनेजमेंट प्रिंसिपल फैसिलिटेट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन or yeah, optimum use of resources by coordinating the physical, financial and human resource. They also help in better administration by discouraging personal and adopting an objective approach. सीधी सी बात है, यहाँ पर जितनी भी रिसोर्सेज है, चाहे फिजिकल रिसोर्सेज हो, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो, इनको क्या करता है बेटा, इकट्ठा करता है, इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने में हमको क्या करता है, मदद करता है. जितने भी प्रिंसिपल है, मैं यहाँ पर थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट बात कर देता हूँ, जितने भी प्रिंसिपल है ये हमको ओवरऑल ये जो डेवलप हुए हैं बेटा, ये हमारी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हमारा गोल अचीव हो जाए, इसलिए हमको ये प्रिंसिपल क्या करे गए हैं, प्रोवाइड करे गए. तो यहाँ पर जितने भी टाइप के रिसोर्सेज है, फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो या ह्यूमन रिसोर्स हो,
इन सबको एक साथ कैसे हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, साथ में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, इसमें भी हमको ये प्रिंसिपल क्या करता है, मदद करता है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन क्या आता है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। देखो एडमिनिस्ट्रेशन का काम कौन करता है, मैनेजमेंट का काम कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। तो इन दिस फंक्शन मेजर प्लान एंड पॉलिसी आर फॉर्म, और टॉप लेवल क्या करता है, बहुत सारे प्लान एंड पॉलिसी बनाता है। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक्ट एज अ गाइडलाइन एंड बेस टू फॉर्म वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी टू हैव अ सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है उसके अंदर बहुत सारी गाइडलाइंस होती है, एक बेस का काम करता है कि जो मैनेजमेंट है वो सिस्टमेटिकली काम कर सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो उसके लिए बहुत सारी पॉलिसी बनाना, गाइडेंस प्रोवाइड करने का काम भी कौन करता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल करते हैं, जिससे इनका जो मैनेजमेंट है वो क्या हो सके, इफेक्टिव हो सके। मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट और रिक्वायरमेंट, अगर हम बोले तो जो हमारा एनवायरमेंट है डे बाय डे क्या होते जा रहा है बेटा, चेंज होते जा रहा है ना। बहुत सारे तरीके, बहुत सारे जो बिजनेस करने के तरीके हैं वो डे बाय डे क्या होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। तो ये एवरी बिजनेसमैन हैज टू मेक चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द चेंज टेक प्लेस इन द बिजनेस एनवायरमेंट। और हर बिजनेसमैन को जो भी एक्सटर्नल एनवायरमेंट में चेंज आ रहा है उसको इंटरनल एनवायरमेंट में कहीं ना कहीं क्या करना पड़ता है, रिक्वायरमेंट के अनुसार चेंज करना पड़ता है ना, अडॉप्ट करना पड़ता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल ट्रेन द मैनेजर। अब ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो मैनेजर को ट्रेन करते हैं इन इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेस इन राइट डायरेक्शन, कि जो भी चेंज आया है उसको सही डायरेक्शन पे, सही लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचा सके। सीधी सी बात है, एक तरीके से गाइडेंस भी है, क्योंकि गाइडलाइन है, गाइडेंस प्रोवाइड होती है आपको सिचुएशन के हिसाब से कैसे चेंज को अडॉप्ट करना है, वो भी हमको कौन बताता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल बताता है। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, principle of management not only help in achieving organizational goal but also guide manager in performing social responsibility. As business exists in the society, it's a moral responsibility of a businessman to do something for the welfare of the society. देखो मैनेजमेंट प्रिंसिपल केवल ये नहीं बोलते हैं, ध्यान से सुनना, मैनेजमेंट प्रिंसिपल केवल ये नहीं बोलते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कराएंगे, साथ ही साथ ये मैनेजर को गाइड करते हैं कि वो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस कहाँ एग्जिस्ट करता है, सोसाइटी में, तो वो सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अच्छे से फुलफिल कर सके और सोसाइटी का क्या कर सके, वेलफेयर कर सके। अब आता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑन साइंटिफिक जजमेंट एंड लॉजिकल थिंकिंग। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ये साइंटिफिक जजमेंट है, मतलब साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं, और बेस्ड है लॉजिकल थिंकिंग में। As a result, this principle act as a base of doing research and development in management study. आज हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे अगर फ्यूचर में हम मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर जाते हैं तो हमको पता रहे कि ये चीजें क्या है। वैसे ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो आगे ट्रेनिंग के, एजुकेशन हम कर ही रहे, रिसर्च के काम में आएंगे, तो उसके लिए प्रिंसिपल क्या काम करते हैं, एज अ बेस काम करते हैं। अब बात करते हैं हेनरी फ्योल, जिसको मैं बोलता हूं एक तरीके से बाबा फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स के बारे में। पर उससे पहले हम समझेंगे कि हेनरी फ्योल साहब कौन थे। ये है हमारे हेनरी फ्योल जी, है ना, ये फोटो आपको बुक के अंदर भी देखने के लिए मिल जाएंगी। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो हेनरी फ्योल वाज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। कौन थे भैया, एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। कब जन्म हुआ था, 29 जुलाई 1841। कहां पर हुआ था, इस्तांबुल टर्की में इनका जन्म हुआ था। कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना कि हेनरी फ्योल का जन्म कब हुआ था, 29 जुलाई 1841। अब सर कमेंट में लिखने के लिए क्यों बोलते हो बेटा, एक लाइन अगर आपने कमेंट के अंदर लिख दी ना, एक बात बताता हूँ, कॉपी पे लिख लो, कमेंट में नहीं लिखना, पर लिख लिख के याद करोगे तो चीजें दिमाग में क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो हेनरी फ्योल कौन थे, तो हेनरी फ्योल वाज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। वो एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। कब जन्म हुआ था, 29 जुलाई 1841। कहां पर हुआ था सर, इस्तांबुल टर्की में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब अगर हम बात करें तो इनको बोला जाता था, है ना, फादर ऑफ मैनेजमेंट। क्या बोला जाता था, फादर ऑफ मैनेजमेंट या फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी एंड थॉट्स। साथ ही साथ इनकी अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी है, ठीक है। और कौन सी बुक थी, ये बुक के अंदर लिखा है और ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताएंगे, नहीं तो फर्दर हम उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। जल्दी से आगे अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने जो कंसर्न रखा था, इनका जो कंसर्न था बेटा, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम समझे तो ये लोग बेस्ड थे मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। अगर हम बात करें तो इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए जिससे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या हो सके, अचीव हो सके। तो ये रहे आपके 14 प्रिंसिपल। वन बाय वन हम एक एक प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल आता है डिवीजन ऑफ वर्क। क्या आता है, डिवीजन ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार
द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। जितना भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम है, ये काम है, इसको छोटे छोटे हिस्सों में क्या कर देना, बांट देना, ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना। और यूनिट्स, ईच यूनिट ऑफ वर्क शुड बी असाइंड टू वन पर्सन अकॉर्डिंग टू, और जो एक यूनिट, अब जैसे मैंने बोला ये वर्क है, ये एक यूनिट एक व्यक्ति को क्या हो बेटा, असाइन हो, अकॉर्डिंग टू, कैसे, उसकी स्किल के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से और इंटरेस्ट के हिसाब से। आफ्टर डूइंग अ टास्क अगेन एंड अगेन अ पर्सन विल बिकम परफेक्ट विच लीड टू स्पेशलाइजेशन एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी। अब देखो, एक इंसान को उसकी स्किल, क्वालिफिकेशन, नॉलेज के हिसाब से काम दे दिया, अब वो एक ही टास्क को बार बार करेगा तो उससे क्या आएगा, वो उस काम में परफेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट हो जाएगा मतलब उसमें उसका क्या आ जाएगा, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। अब जब भी स्पेशलाइजेशन आएगा तो वो उसकी एफिशिएंसी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, क्योंकि अब वो जब एक ही काम बार बार कर रहा है तो वेस्टेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब अगर सर ये प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा तो परफेक्ट नहीं हो पाएगा, स्पेशलाइजेशन नहीं आएगा, एफिशिएंसी नहीं हो पाएगी, ऑर्गेनाइजेशन का गोल टाइम पे पूरा नहीं हो पाएगा, और ओवरलैपिंग भी हो जाएगी काम की, क्योंकि काम, अब हर इंसान काम कर रहा है तो किसको क्या पता कि क्या काम हुआ है और क्या काम नहीं हुआ है। आगे बात करते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, पावर टू टेक डिसीजन, है ना, एक डायलॉग था, यहाँ चीज चाहिए तो एक क्या, पावर, क्या चाहिए, पावर। लेकिन बेटा अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, तो अथॉरिटी के साथ साथ एक और है ना, सिक्के में दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, तो भैया हेड तो अथॉरिटी हो गई, अब टेल भी चाहिए, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द असाइन्ड जॉब ऑन टाइम, जो भी काम मिला है उसको टाइम पे पूरा करना। तो यहाँ पर जो है हमारे फ्योल साहब बोलते हैं कि यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों का बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा अथॉरिटी मिल जाएगी तो लोग उसका मिसयूज करेंगे, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी तो क्या आएगा, ओवरबर्डन फील करेगा एम्प्लॉय। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड, दोनों क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। देखो ये बैलेंस करा हुआ है ना मैंने, तो ये क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट इट्स मैचिंग अथॉरिटी लीड्स टू डिले इन एक्शन। देखो सीधी सी बात है, ज्यादा जिम्मेदारी दे दी और उसके साथ साथ उतने लेवल की अथॉरिटी नहीं दी, सिर्फ जिम्मेदारी दे दी, तो काम पूरा ही नहीं हो पाएगा, ओवरबर्डन हो जाएगा, तो डिले इन एक्शन हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमने अथॉरिटी दे दी बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के, तो उसका लोग क्या करेंगे, मिसयूज करेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रिंसिपल आता है डिसिप्लिन। अब ये एक प्रिंसिपल नहीं है, ये तो हम आपको अगर समझे, प्रिंसिपल तो है, मतलब ये हमारी रियल लाइफ में भी हमको समझना पड़ेगा। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। हमको हमारी लाइफ में क्या करना चाहिए, डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। क्या होता है समझते हैं। डिसिप्लिन रिक्वायर गुड सुपरवाइजर्स एट ऑल लेवल, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। देखो सीधी सी बात है, डिसिप्लिन का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो यहाँ पर फ्योल का कहना था इस प्रिंसिपल से कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, सबको डिसिप्लिन के साथ काम करना है। अगर कोई डिसिप्लिन का फॉलो नहीं करता है तो उसको हमको क्या लगाना है, उसके ऊपर पेनल्टी लगाना है। फ्योल इंसिस्ट दैट डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट सुपीरियर एज वेल एज सबऑर्डिनेट लेवल। कितने ही लेवल हो, चाहे टॉप हो, लोअर हो या मिडिल हो, सब लेवल पे क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन फॉलो होना चाहिए। रूल शैल नॉट बी एप्लीकेबल ओनली ऑन सबऑर्डिनेट। अब देखना ध्यान से, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एम्प्लॉय हायर करके रखे, अब मैं उनको बोलता हूँ भाई तुम आओ 10 बजे, है ना, मैं उठ के आता हूँ 12 बजे, क्या ये बात सही है, नहीं। चाहे मैं हूँ चाहे वो हो, हम सबको कितने बजे आना चाहिए, 10 बजे आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे यहाँ का रूल है कि हमको टाइम पर आना है। तो सेम यहाँ पर फ्योल का कहना था कि चाहे सबऑर्डिनेट हो चाहे सुपीरियर हो, सबको डिसिप्लिन फॉलो करना है, और लाइफ में डिसिप्लिन ही है बेटा जो हमको आगे लेके जाता है। तो ये प्रिंसिपल हमको लाइफ लॉन्ग साथ देगा, और आपको ये अप्लाई भी करना है कि डिसिप्लिन हर लेवल पे रिक्वायर्ड है, और अगर डिसिप्लिन से काम नहीं होगा, डिले होगा, ठीक है, काम अच्छे से नहीं होगा, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी सब में हम कहीं ना कहीं लैग खाएंगे। जिसकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है वो आगे कभी जीवन में कुछ नहीं कर सकता, है ना। अब आता है यूनिटी ऑफ कमांड। व्हाट इज दैट, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि जो सबऑर्डिनेट है उसको एक ही बॉस से ऑर्डर मिले, एक ही सुपीरियर से क्या मिले, ऑर्डर मिले। अगर एक से ज्यादा बॉस से उसको ऑर्डर मिल रहा है तो एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। देखो पढ़ते हैं इसको। इट इंप्लाइज दैट एवरी वर्कर शुड रिसीव, जितने भी वर्कर हैं, ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन एक सुपीरियर से मिलना चाहिए, अदरवाइज इट विल क्रिएट कंफ्यूजन। अब देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा बॉसेस है, अब मान लो इतने सारे एम्प्लॉय हैं, एक एग्जांपल से अगर हम समझे तो ये दो इंचार्ज है, एक है सेल्स इंचार्ज, एक है प्रोडक्शन इंचार्ज, और ये है एम्प्लॉय। अब देखो प्रोडक्शन इंचार्ज ने इनको कुछ बोला, सेल्स वाले ने कुछ बोला, तो इससे क्या हो गया, देखो आपस में क्या बच गया, कंफ्यूजन, कंफ्लिक्ट, कि भाई इसकी बात सुन रहे मेरी बात नहीं सुन रहे।
डिस्टरबेंस, काम नहीं हो पा रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है, एक काम दो बार हो रहा है। तो यहाँ पर फ्योल का कहना था कि यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, कि जो ऑर्डर है वो किससे मिलना चाहिए, एक बॉस से मिलना चाहिए। तो एक बॉस से जब ऑर्डर मिलेगा तो देखो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो इजीली अचीव हो जाएगा। इससे क्या होता है, क्योस भी बनता है। अगर हम समझे कि एक एम्प्लॉय में एक से ज्यादा बॉसेस है, ठीक है, सॉरी, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा बॉसेस है, अब वहां पर कंडीशन क्या होती है बेटा, वहां पर कंडीशन ये होती है कि वहां पर हर इंसान बॉस है। अब बॉस 3-4 है तो किसकी सुने किसकी ना सुने, क्योंकि सबके पास अथॉरिटी तो क्या है, सेम है। आपस में क्या हो जाएगा, कंफ्लिक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्योल ने बोला कि भाई कितने ही बॉस हो, लेकिन हमको ऑर्डर देने वाला एक ही बॉस होना चाहिए, ऑर्डर हमको एक ही बॉस से मिलना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो पाएगा, अचीव हो पाएगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट 1 प्लान। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, 10 यूनिट है, 10 अलग अलग प्लान पे काम कर रही है, 10 नाव पे सवार व्यक्ति कहीं नहीं पहुंचता, एक नाव पे है तो किनारे तक पहुंच जाओगे, बस यही बात है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। 1 यूनिट 1 प्लान, ये केस स्टडी में लाइन मिल जाएगी अगर ये प्रिंसिपल की बात हो रही होगी। दैट इज द एफर्ट ऑफ द ऑल मेंबर एंड एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन, दैट इज अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। दिस इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन सबके, अगर हम बात करें तो सबका डायरेक्शन एक ही होना चाहिए, टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यही बोलता है कि जितने भी मेंबर हैं उन सबके एफर्ट को एक ही डायरेक्शन में हमको क्या करना है, लेके जाना है। किस डायरेक्शन में लेके जाना है, टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। और कॉमन गोल क्या होगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल। आगे बात करते हैं यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से समझेंगे मीनिंग से। तो यहाँ पर अगर हम समझे तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता था कि ऑर्डर रिसीव किससे होना चाहिए, वन बॉस से होना चाहिए। यहाँ पर ये क्या बोलता है कि ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड। सीधी सी बात है, ये बोलता है कि जितने भी डिपार्टमेंट है, जितनी भी एक्टिविटी हो रही है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वन हेड के अंदर होनी चाहिए, मतलब टुवर्ड्स वन ऑब्जेक्टिव हमको काम करना है। इसका एम क्या था कि डुअल सबऑर्डिनेशन ना हो, मतलब सीधी सी बात है, अब यहाँ पर जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन है वो कैसा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब एक बॉस की सुन रहे हैं एक की नहीं सुन रहे, तो ये उसके लिए अच्छी बात नहीं है। दूसरा, प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इसलिए काम का है कि ओवरलैप नहीं होना चाहिए काम के अंदर। इम्प्लीकेशन की बात करें तो ये अफेक्ट करता था इंडिविजुअल एम्प्लॉय को और ये अफेक्ट करता था पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि अगर सब अपने अपने गोल पे ध्यान देंगे, एक डायरेक्शन में कोई काम ही नहीं करेगा तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट होगी। यहाँ पर तो क्या होता था, ठीक है भाई एक से ज्यादा बॉसेस है, हम सुन रहे हैं समझ रहे हैं चीजें, तो यहाँ पर एक एम्प्लॉय अफेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो पूरी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। भैया देखो स्वाभाविक सी बात है, अभी मुझे मेरे हित का छोड़ के पूरी ऑर्गेनाइजेशन के हित के बारे में सोचना है। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय। एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में पेंट करवाना है। क्या करवाना है बच्चों, पेंट करवाना है। अब मेरे पास 2 दुकानें, ठीक है, मेरे पास कितनी दुकानें हैं, 2 दुकानें हैं, है ना बेटा। ये सुंदर सुंदर ड्राइंग से समझो, एक है दुकान नंबर ए, एक है दुकान नंबर बी। अब यहाँ पर हूं मैं एम्प्लॉय, ठीक है, एक एम्प्लॉय है। अब ये जो ए की दुकान है, अगर एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं तो ए की दुकान जो है वो इसका कोई रिलेटिव है। कौन है इसका, कोई रिलेटिव है, एक सेकेंड, इसका कोई क्या है, रिलेटिव है। और बी जो है वो एक नॉर्मल शॉपकीपर है। अब ए का इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या बोलेगा कि भाई मैं मेरे रिलेटिव से सामान लूं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बोला है कि आपको 1 लाख रुपए हमने दिए हैं, आपको पेंट करवाना है। तो इसका जो ए वाला है वो बोलता है ठीक है अपने पास पेंट है, 1 लाख रुपए का हम आपको क्या कर देंगे, पेंट दे देंगे। अब इसका रिलेटिव है तो ये क्या बोलेगा, ठीक है भाई 80,000 का पेंट देना और 20,000 रुपए का क्या हो जाएगा, इसका कमीशन बन जाएगा। साथ ही साथ इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी क्वालिटी का माल नहीं बेचता, वेयर एज यहाँ पर जो बी है ये A1 क्वालिटी का माल बेचता है। तो अब यहाँ पर इसका जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो क्या बोलेगा कि भाई मैं मेरे रिलेटिव से लूंगा, 80,000 की चीज लूंगा, 20,000 मेरी जेब में जाएंगे, मेरा तो फायदा हो गया। लेकिन ये जो बी है ये क्या है, A1 क्वालिटी का माल दे रहा है और अच्छी क्वालिटी का काम दे रहा है। तो यहाँ पर फ्योल का कहना यही था कि मेरा जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो सुपरसीड करना चाहिए जनरल इंटरेस्ट में। मतलब मुझे मेरे इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़कर जनरल इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए। इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल द एम्प्लॉय आर वर्किंग विथ सम ऑब्जेक्टिव एंड देयर इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और जो भी हमारा उद्देश्य है वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति होना चाहिए। इफ द ऑब्जेक्टिव
of individual are in the same direction of organization, then there is no problem. अगर हमारा उद्देश्य और ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य एक ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर दोनों अलग अलग है तो यहाँ पर आपको आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़ना है और अपने जनरल इंटरेस्ट की तरफ ध्यान देना है, ऑर्गेनाइजेशन की गोल की तरफ ध्यान देना है। आगे आते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। भैया देखो, हम लोग जब काम कर रहे हैं किसी संस्था में, कहीं ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, तो हमको वहां से अच्छा रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। तो उसके लिए भी प्योल ने एक प्रिंसिपल दिया है कि रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल सो एज टू गिव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू बोथ द एम्प्लॉयज एंड द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, एक एम्प्लॉय में अगर उनको फेयर वेजेस मिल रहे हैं, ठीक है, अच्छी सैलरी मिल रही है, अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेजेस एक्ट सैलरी मिल रही है, तो पैसा मिल रहा है, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय को मोटिवेट रखने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन क्या होना चाहिए बेटा? फेयर होना चाहिए। सॉरी, सो एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस which would give at least a reasonable standard of living. At the same time, it should be with the paying capacity of the company and falls under government minimum wages act. अब सुनना ध्यान से, एम्प्लॉय को इतना पैसा दे दो कि वो अपनी सभी नीड्स को क्या कर ले, सेटिस्फाई कर ले, और उसका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बना रहे, मतलब उसका जीवन अच्छा चलता रहे। साथ ही साथ आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आपकी पेइंग कैपेसिटी के अंदर आना चाहिए वो कंपनी की, और गवर्नमेंट की जो मिनिमम वेजेस एक्ट की पॉलिसी है उसके अंतर्गत वो आना चाहिए। मतलब उसको काइंड और फेयर वेजेस दो, जिससे वो लॉन्ग टर्म तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा। देखो, अगर आप किसी एम्प्लॉय को सैलरी टाइम पे दे रहे हो, टाइम टू टाइम उनको पर्क्स मिल रहे हैं, अच्छा एक एटमॉस्फेयर मिल रहा है ना, तो यहाँ पर वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक क्या करता है, काम करता है। फिर आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर या डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स एट टॉप लेवल। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स और सिंगल हैंड। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? हर लेवल पे पावर को क्या कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो यहां पर भी प्योल का कहना था कि एक ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीटली सेंट्रलाइज भी नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए। तो सर फिर क्या करें? तो बेटा यहाँ पर जो मेजर डिसीजन है वो आप क्या कर दो, सेंट्रलाइज कर दो टॉप लेवल के हाथ में, और बाकी जो नॉर्मल डिसीजन है वो क्या कर दो, डिसेंट्रलाइज कर दो, कि मैनेजरियल लेवल पे या ऑपरेशनल लेवल पे ये डिसीजन अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। लेकिन कोई वाकई में इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो वो केवल और केवल कौन लेगा? टॉप लेवल होगा। तो यहाँ पर टॉप लेवल वाला ही वो मेजर डिसीजन लेगा, और उसने ये बात क्लियरली बोल दी है कि हमको ना तो कंप्लीटली सेंट्रलाइज करना है, ना तो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज करना है, दोनों का बैलेंस लेके चलना है। तो बैलेंस कैसे आएगा? तो यहाँ पर जितने मेजर डिसीजन है उनको सेंट्रलाइज कर दो, और बाकी जितने नॉर्मल डिसीजन है, ठीक है, जो बेसिक चल रहे हैं डेली बेसिस के, वो आप क्या कर दो, डिसेंट्रलाइज कर दो। आगे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन या स्कालर चेन। तो स्केलर चेन का मतलब होता है लाइन ऑफ अथॉरिटी। प्योल का कहना था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक लाइन ऑफ अथॉरिटी से क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए। मतलब एक खबर इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, और इधर भी सेम, इधर 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 इधर। आपस में एम्प्लॉय ऐसे अगर बीच बीच में बात करेंगे तो ये क्या होता है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट करता है। तो यहाँ पर उसने क्या बोला था कि चेन ऑफ अथॉरिटी फॉलो होना चाहिए, मतलब हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए। लेकिन प्योल ने ये बोला था कि अगर स्केलर चेन आप फॉलो करोगे तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन बैरियर नहीं आएंगे, आपस में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। बट अगर इन केस कोई इमरजेंसी आ जाए, यहीं से केस स्टडी भी आएगी, है ना, तो इमरजेंसी के साथ केस स्टडी भी आ जाए, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि वो एक शॉर्टकट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? शॉर्टकट यूज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? गैंग प्लैंक बोलते हैं कि अगर कोई अर्जेंट इंफॉर्मेशन है आपस में पास ऑन करनी है तो वो आप कर सकते हो। जैसे स्कूल का एग्जांपल है कि अगर छुट्टी का नोटिस है तो सबसे पहले प्रिंसिपल सर एक रजिस्टर में एक नोटिस फ्रेम करके फिर जो दीदी वगैरह रहती है उनको देते हैं, और वो दीदी हर क्लास में वो इन्फॉर्मेशन को क्या करती है, पास करती है। मतलब वो एक लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो करती है, लाइन बाय लाइन। लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो फिर वो माइक का यूज करके पूरे स्कूल में क्या कर देते हैं, अनाउंसमेंट कर देते हैं। फिर हम एक शॉर्टकट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड गैंग प्लैंक। क्या आता है? गैंग प्लैंक। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब देखो, ऑर्डर और कमांड में कंफ्यूज मत होना, कमांड वाला अलग था, यहाँ ऑर्डर का मतलब अलग है। यहाँ ऑर्डर का मतलब होता है ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। समझते हैं इसको। इन दिस प्रिंसिपल ऑर्डर डज नॉट मीन कमांड, देखो यही बात बोल दी उन्होंने, बट इट रिफर्स टू द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल, कि हर जगह क्या होनी चाहिए, हर चीज की एक जगह फिक्स होनी चाहिए, कि मैनेजर केबिन में मिलेगा, ठीक है, टूल बॉक्स हमको स्टोर रूम के अंदर मिलेगा। तो यहाँ पर प्योल का कहना था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज की क्या होनी चाहिए, एक फिक्स प्लेस होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि वो चीज को ढूंढने में हमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, हम हमारे गोल के प्रति ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी तो भाई होना ही चाहिए।
द वर्किंग एनवायरमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, बिलीफ और नेशनैलिटी। सीधी सी बात है भाई, यहाँ पर ये बोलता है कि आपको प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को फॉलो करना है, किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है ऑन अकाउंट ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट और जेंडर, ठीक है, बिलीफ और नेशनैलिटी के हिसाब से आपको भेदभाव नहीं करना है, आपको सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना है, आपको सबको अच्छे से रखना है। अब ऐसा नहीं इक्वल का मतलब कि आप इक्वल सैलरी दे दो, आप सैलरी उनको उनके लेवल के हिसाब से दो, उसके लिए हम नहीं बोल रहे, बट यहाँ पर आप किसी भी तरीके से उनको क्या करोगे, एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट के बेसिस पे। ये कौन बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी बोलता है। आगे अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। टेन्योर का मतलब होता है टाइम पीरियड। क्या होता है बच्चों? टाइम पीरियड। टेन्योर का मतलब होता है टाइम पीरियड। तो यहाँ पर फ्योल का कहना था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको एटलीस्ट एक सुटेबल टाइम पीरियड दो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। अगर उसको बार बार आप ट्रांसफर या प्रमोशन में भी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो सही है ना, तो ट्रांसफर या प्रमोशन या निकाल दोगे, फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल नहीं होता। इट रिफर्स टू नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन, बार बार या जल्दी जल्दी उनका ट्रांसफर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत ज्यादा खर्च करते हैं बेटा उनकी ट्रेनिंग पे, डेवलपमेंट पे। अब एम्प्लॉय को सेटल होने में टाइम लगता है, जब तक वो सेटल होता है उसका दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, ना तो वो इफेक्टिवली काम कर पाता है ना एफिशिएंटली काम कर पाता है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी। भाई उसको जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग दो कि आप फ्री फाइंड होकर काम करो, अच्छे से काम करो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिकॉज विद द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी द एम्प्लॉय कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम। भाई डर लगता रहेगा, अब मुझे अगर डर है कि मेरी जॉब चली जाएगी, जॉब चली जाएगी, जॉब चली जाएगी, तो क्या मैं अच्छे से काम कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी हो तो इंसान फ्री माइंड होकर क्या करता है, काम करता है। अब आते हैं इनिशिएटिव। अगला क्या आता है? इनिशिएटिव। इसको समझते हैं। वर्कर शुड बी इनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट। इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। It is thinking out and executing the plan. Fayol suggests that employee in the organization must be given an opportunity to take some initiative. It will motivate them and improve their performance. सीधी सी बात है, फ्योल का कहना था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको सजेशंस को वेलकम करना चाहिए। यदि कोई लोअर लेवल पे एम्प्लॉय आपको कोई सजेशन दे रहा है तो उसके सजेशन को वेलकम करो। क्या होता है, जब कोई आदमी इनिशिएटिव लेके आता है, आप उनको एक अपॉर्चुनिटी दो कि वो इनिशिएटिव लेके आए, तो ये ऑटोमेटिकली उसको क्या करता है, मोटिवेट करता है और उनकी एबिलिटी का बेस्ट देने में क्या करता है, मदद करता है। तो यहाँ पर इनिशिएटिव में यही बोलता है फ्योल कि यहाँ पर आपको वर्कर को क्या करना है बच्चों, वर्कर को एक तरीके से इनकरेज करना है, अपॉर्चुनिटी देना है कि वो कुछ इनिशिएटिव लेके आए, जिससे ओवरऑल उनका तो डेवलपमेंट होगा, वो तो मोटिवेट होंगे, अच्छे से काम करेंगे, लेकिन हमारा भी उसमें कहीं ना कहीं क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब अगला प्रिंसिपल आता है एस्पिरिट डिकॉप्स। एस्पिरिट डिकॉप्स का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट को इनकरेज करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए टीम स्पिरिट को, है ना। हमेशा मैं नहीं हम की भाषा का प्रयोग करना है, मतलब मैं अकेला ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहा हूँ, हम सब मिलके काम कर रहे हैं और हम सब मिलके ही ऑर्गेनाइजेशन के गोल को क्या करेंगे, अचीव करेंगे। मतलब यूनिटी के साथ, हार्मनी के साथ काम करना है। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये क्या लेके आता है, कोऑर्डिनेशन लेके आता है, कॉपरेशन लेके आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी, ये ध्यान रखना, केस स्टडी के अंदर भी बच्चों पूछा जाता है। दिस विल गिव राइज टू म्यूचुअल ट्रस्ट। अब देखो इससे क्या होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ता है, बिलोंगिंगनेस बढ़ती है टीम मेंबर के बीच में, साथ ही साथ इट विल मिनिमाइज द नीड फॉर यूजिंग पेनल्टी। अब इससे क्या होता है, जब मैं अकेला नहीं, हम मिलके काम कर रहे हैं, तो हमारी संस्था है, हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो इससे हमारी जो पेनल्टीज, अब लेट आओगे या आओगे, जब आपका गोल एक है ना, तो सामने वाला फिर लेट भी नहीं आएगा, तो उसके ऊपर फिर हमको पेनल्टी लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली ये मिनिमाइज करता है पेनल्टी वाले तरीकों को यूज करने के लिए। इससे एक म्यूचुअल सेल्फ बिलोंगिंगनेस, अगर हम बात करें कि आपस में टीम मेंबर में क्या होती है, बढ़ती है। अब हम लोग बात कर रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की, जो किसने दिए थे, FW टेलर साहब ने दिए थे। किसने दिए थे, FW टेलर, जिनका फुल फॉर्म अगर हम बोले तो ये था फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ये इनकी डेट ऑफ बर्थ की अगर मैं बात करूं तो डेट ऑफ बर्थ थी बेटा 20 मार्च 1856। इनका जन्म कब हुआ था, 20 मार्च 1856 को हुआ था। एक अमेरिकन बॉर्न थे और ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। इनकी अगर हम बात करें तो इनका कहना था
कि एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी काम हो रहा है वो साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए, उसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक होना चाहिए, प्रॉपर लॉजिक के साथ ही वो काम होना चाहिए। इन जनरल लैंग्वेज अगर हम बोले तो इट मींस अप्लाई साइंटिफिक टूल, आपको साइंटिफिक टूल्स को अप्लाई करना है, मेथड्स को अप्लाई करना है, ट्रेन पर्सोनल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट। अगर आपको आउटपुट को बढ़ाना है तो आपको हर चीज के लिए साइंटिफिक टेक्निक को अपनाना पड़ेगा, साइंटिफिक मेथड को यूज करना पड़ेगा, साइंटिफिक टूल को यूज करना पड़ेगा, जिससे आपका जो आउटपुट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेंट टू डू। सीधी सी बात है, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो बताता है कि व्हाट यू वांट मेंट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। देखो सीधी सी बात है कि एफडब्ल्यू टेलर का कहना था कि व्हाट एक्चुअली यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हो और उसको करने का सबसे बेस्ट और चीपेस्ट वे क्या है कि उसकी आप साइंटिफिक स्टडी करो, साइंटिफिक मैनेजमेंट करो, जो चीज साइंटिफिकली प्रूवन है आप उसको फॉलो करो, मतलब एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। अब इन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए हैं, पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, तीसरा है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म और चौथा है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। सबसे पहले बात करते हैं साइंस कॉमा नॉट रूल ऑफ thumb. According to this principle, Taylor insists that each and every job performed in the organization should be based on scientific inquiry. एक organization के अंदर जो भी काम होगा उसके पीछे scientific inquiry होना चाहिए and not on intuition, experiment and hit and miss method। अगर हम बात करें तो इसके पीछे कोई भी एक्सपीरियंस या हिट एंड मिस मेथड नहीं कि तुक्का लगाया काम हो गया तो ठीक, नहीं तो रहने देंगे। He says that there must be thinking before doing, करने से पहले सोचो। नॉट इन केस ऑफ रूल ऑफ थंब, ऐसा नहीं है कि पहले से चलता आ रहा है, पुराना कोई तरीका चलता आ रहा है, आप उसी को फॉलो कर दो, हमारे दादा परदादा ऐसा करते आ रहे थे, हम भी वही करें। यहाँ पर उसका कहना प्रॉपरली है कि आपको हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक इंक्वायरी करना है ना, कोई भी हिट एंड मिस मेथड का यूज नहीं करना है, रूल ऑफ थंब यूज नहीं करना है, कोई भी काम करने से पहले सोचो। और ही इनकरेज थिंकिंग बिफोर डूइंग एंड डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड आउटपुट। हर चीज के पीछे आपको एक प्रॉपर लॉजिक लगाना है, एक साइंटिफिक इंक्वायरी करना है, उसके बाद ही आपको कोई निष्कर्ष पे पहुंचना है, तभी उस काम को करना है, मतलब करने से पहले सोचो, ऐसा नहीं है कि पहले से करते आ रहे तो वही काम हमको करना है। दूसरा आता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, देयर शुड बी अ कंप्लीट हार्मनी, है ना, एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। फॉर दिस ही एम्फेसिस मेंटल रेवोल्यूशन। अब देखो दो ग्रुप काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक होता है मैनेजमेंट ग्रुप, एक कौन होता है, मैनेजमेंट ग्रुप, एक होता है बेटा वर्कर ग्रुप। मैनेजमेंट सोचता है वर्कर आर गुड फॉर नथिंग और वर्कर सोचते हैं कि हम लोग हमेशा क्या है, ओवरबर्डन है और अंडर पेड है। तो यहाँ पर टेलर का कहना था कि एक टेक्निक है दैट इज कॉल्ड मेंटल रेवोल्यूशन, है ना, दोनों को एक दूसरे के प्रति क्या करना है, अपने एटीट्यूड को चेंज करना है, साथ ही साथ कंप्लीट एटीट्यूड को चेंज करना है ना, पूरा मेंटल रेवोल्यूशन करना है, दोनों को एक दूसरे के प्रति अपने एटीट्यूड को चेंज करना है ना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमको मिलके हार्मनी के साथ काम करना है, लड़ाई झगड़ा किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होना चाहिए। दैट इज अ कंप्लीट चेंज इन मेंटल आउटलुक एंड एटीट्यूड फॉर वर्कर एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स वन अनदर, फ्रॉम कंपटीशन टू कोऑपरेशन। आपस में हमको compete नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, पीस के साथ काम करना है, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना है, तभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें, द मैनेजमेंट शुड क्रिएट प्लीजेंट वर्किंग कंडीशन एंड वर्कर्स शुड वर्क विद फुल लॉयल्टी इंस्टेड ऑफ फाइटिंग ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, दे मस्ट फोकस ऑन अटेंशन और इंक्रीजिंग इट। अब देखो हमारे को भी प्रॉफिट मिले, वर्कर को ऐसा नहीं सोचना है, एक्चुअल में उसको कैसे बढ़ाया जाए कि ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन वाले भी आपके साथ प्रॉफिट को शेयर करें, है ना। प्रॉफिट शेयरिंग भी एक तरीके का आप बोल सकते हो मोटिवेशन है, क्या है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंदर ये भी देती है ना। चलो समझते हैं आगे। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, है ना, हमको आपस में कॉपरेट करना है, इंडिविजुअलिज्म नहीं करना है। दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन, ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक क्या है, एक कदम आगे है, एक्सटेंशन है। टेलर focus on importance of cooperative group efforts between the management and the worker in achieving the organizational goal and not on individualism. Both should realize that they need each other. Any idea given by worker for reducing the cost and increasing production should be rewarded. अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक कदम आगे चलेगा, एक एक्सटेंशन है
कि यहाँ पर ये बोलता है कि हमको क्या करना है, आपस में कॉपरेट करना है, इंडिविजुअलिज्म नहीं करना है। बोथ वर्कर और मैनेजमेंट को, दोनों को एक दूसरे की क्या है बेटा, नीड है। अगर दोनों मिलकर काम ही नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो ही नहीं पाएगा। अगर सब अपना ही अपना काम करेंगे, इंडिविजुअलिज्म करेंगे, तो गोल अचीव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर टेलर साहब का कहना था, टेलर साहब का क्या कहना था, यहाँ पर टेलर का कहना ये था कि हमको क्या करना चाहिए, आपस में मिलकर काम करना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई वर्कर ऐसा कोई तरीका बताता है जिससे हमारी कॉस्ट क्या हो जाए, कोई आइडिया देता है जिससे हमारी कॉस्ट कम हो जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो उसको उसके बदले में क्या देना चाहिए, रिवॉर्ड देना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ वर्कर, वर्कर को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दो, उसका डेवलपमेंट करो कि वो और अच्छे से एफिशिएंटली काम कर सके। जैसे एग्जांपल से बात करते हैं, इंडस्ट्रियल पहले पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। देखो हमारा जो एफिशिएंसी है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कब कंप्लीट हो पाएगा, जब हमारे वर्कर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम को करेंगे। तो वर्कर्स एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर ट्रेनिंग एंड देयर सिलेक्शन। अब देखो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपको अच्छा काम कराना है तो अच्छे वर्कर लगेंगे, तो वर्कर की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड होगी, उसकी ट्रेनिंग पे। उसको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, ठीक है। सिलेक्शन करते टाइम भी देखो कि वर्कर को प्रॉपरली काम आता है कि नहीं आता है। टेलर इंस्टेड ड्यू केयर शुड बी टेकन while selecting the employee and after selecting they must be given job according to their qualification। टेलर का कहना यह था कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में जब भी आप वर्कर को रखो, बहुत अच्छे से समझ के उसको सेलेक्ट करो, ठीक है, उसके हिसाब से फिर जो उसकी क्वालिफिकेशन है उसको उसके हिसाब से काम दो। एम्प्लॉय मस्ट बी सेंट फॉर ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग के लिए भेजो टाइम टू टाइम, जिससे उनका जो नॉलेज है वो क्या होता जाएगा, अपडेट होते जाएगा। दिस विल इंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ कंपनी एंड वर्कर। इससे वर्कर का भी डेवलपमेंट होगा और कंपनी का भी क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। अब बात कर ली हमने प्रिंसिपल्स की, अब बात करते हैं साइंटिफिक टेक्निक ऑफ FW टेलर। कि टेलर साहब ने बोला बच्चों को प्रिंसिपल पे नहीं छोड़ना है, उनको कुछ टेक्निक भी बताना है जो वो पेपर में लिख के आएंगे। तो सबसे पहला आता है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। क्या आता है बेटा, फंक्शनल फॉर्मेनशिप। समझते हैं। इन दिस टेक्निक टेलर सजेस्ट द डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इन 2 डिपार्टमेंट। यहाँ पर टेलर ने बोला, क्योंकि अगर एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, एक ही इंसान अगर सब काम करेगा ना तो लॉन्ग रन में वो काम नहीं कर पाएगा, है ना, वो उतना प्रोडक्टिवली काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर टेलर का कहना था कि एक फैक्ट्री को 2 पार्ट में बांट दो, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को 2 पार्ट में बांट दो। एक है आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट, एक है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एज टेलर फेल्ट दैट वर्कर मस्ट बी फ्री फ्रॉम बर्डन ऑफ प्लानिंग। वर्कर केवल काम करने का काम दो, वर्कर को प्लानिंग का काम मत दो, क्योंकि अगर एक ही इंसान प्लानिंग भी करेगा, उसको इंप्लीमेंट भी करेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसकी प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा, उसके ऊपर बर्डन पड़ेगा। तो यहाँ पर उसने क्या बोला कि वर्कर को फ्री कर दो बर्डन ऑफ प्लानिंग से, उनको कोई प्लानिंग नहीं करना है। दे मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क एंड प्रोडक्शन, उनको केवल और केवल काम करने पे ध्यान देना है। टेलर सजेस्ट अंडर ईच डिपार्टमेंट देयर मस्ट बी सम फंक्शनल एक्सपर्ट टू सुपरवाइज। और हर डिपार्टमेंट के अंदर, एक तरीके से बोलूं, इसको बोलते हैं 8 बॉस, है ना। 8 बॉस बनेंगे बेटा अभी इसके अंदर, 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट में, 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर वो यही बोलता है कि हर डिपार्टमेंट के अंदर, है ना, हमको कुछ एक्सपर्ट्स रखना चाहिए जो हमारे वर्कर को सुपरवाइज करेंगे, गाइड करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे। एज वन फोरमैन कैन नॉट एक्सपर्ट इन एवरी एस्पेक्ट। और हर इंसान एक चीज में परफेक्ट नहीं होता है। तो टेलर बोलता है, सो टेलर स्ट्रेस ऑन मिनिमम 8 स्पेशलिस्ट और फंक्शनल एक्सपर्ट टू सुपरवाइज एंड गिव ऑर्डर टू वर्कर। कम से कम 8 एक्सपर्ट जो होने चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टू टाइम क्या करें, सुपरवाइज करें। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन से 8 एक्सपर्ट है, तो 4 आते हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट में और 4 आते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, एक एक करके पढ़ते हैं। अगर प्लानिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो 4 लोग हैं, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन। अगर हम बात करें रूट क्लर्क की, दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स द सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉर परफॉर्मिंग जॉब। काम को किस सीक्वेंस में करना है, वो ऑर्डर अरेंज करने का काम किसका होता है, रूट क्लर्क का होता है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग जनरल इंस्ट्रक्शन नेसेसरी टू कैरी ऑन द जॉब। ये टाइम टू टाइम क्या दे, इंस्ट्रक्शन दे जो नेसेसरी है हमारे काम को कंटिन्यू चलाने के लिए। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिक्स टाइम करने के लिए और एक तरीके से कितनी कॉस्ट में ये काम होना चाहिए। दे ऑल्सो प्रिपेयर कॉस्ट शीट, ये क्या बनाते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं बेटा, है ना। जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे तो ये चीज आपको और अच्छे से समझ में आएगी। बट सिंपल शब्दों में बताऊं तो ये टाइम बताते हैं कि कितनी देर में काम होना चाहिए, कब शुरू होना चाहिए, कब खत्म होना चाहिए, साथ ही साथ कितनी उसकी लागत आनी चाहिए। डिसिप्लिनेरियन, ये सब चीजों के अंदर अगर हम देखें तो दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक
वे, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि देखो कि जो भी काम है वो ऑर्डरली फॉर्म में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, सिस्टमैटिक मैनर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब अगर हम लोग बात करें अंडर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, ठीक है, ऑपरेशनल बोल लो या फिर आप इसको प्रोडक्शन में भी बोल सकते हो, तो यहाँ पर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट के अंदर एक होता है गैंग बॉस, एक होता है स्पीड बॉस, एक होता है रिपेयर बॉस, एक होता है इंस्पेक्टर। सबसे पहले बात करते हैं गैंग बॉस, है ना, यहाँ पे गैंग वैंग कुछ नहीं बना रहे हैं अपन। ही अरेंज ऑल द मशीन, ठीक है, ही अरेंज ऑल द मशीन टूल्स, है ना, एंड अदर रिसोर्सेस, नहीं चलना भाई, पेन से ही चल ले रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब। भैया जितने भी टूल्स, मशीनरी, जो भी रिसोर्सेज हमको लगेगी, गैंग बॉस हमको क्या करके देगा, अरेंज करके देगा। स्पीड बॉस का काम क्या होता है, ये अश्योर करता है कि जो भी जॉब हमने टास्क, जो भी हमारा टास्क है वो टाइमली क्या हो जाए, पूरा हो जाए। रिपेयर बॉस, क्योंकि देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में मशीन टूल्स काम कर रहे हैं, तो लगातार वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ अगर खराब होता है तो उसको रिपेयर करने का काम कौन करता है, रिपेयर बॉस करता है। फिर आता है इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्टर क्या करता है, ओवरऑल क्वालिटी चेक करता है, क्या करता है, जो भी आउटपुट आ रहा है उसकी क्वालिटी चेक करने का काम किसका होता है, इंस्पेक्टर का होता है। टेलर emphasize that when every foreman instruct and order, the worker efficiency will improve। अगर हर फोरमैन अपने अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म करेगा तो इससे वर्कर की जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं, जो वर्कर की एफिशिएंसी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आज हम पढ़ने बैठते, मम्मी सामने बैठ जाए बार बार, पढ़ाई कर पढ़ाई कर, तो इससे क्या होता है, हमारा जो पढ़ाई की एफिशिएंसी है, जो हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता, वो भी क्या होता है, लगने लग जाता है ना, मोबाइल की तरफ ध्यान नहीं जाता। फिर अगर बात करें तो अगली टेक्निक आती है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलवेज emphasizes on maintaining standard relating to every step of business operation। देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट हमेशा बोलता है कि आपको एक क्वालिटी स्टैंडर्ड एक मेंटेन करके चलना है जब भी आप कोई काम करते हो। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट इज पॉसिबल इफ स्टैंडर्ड इज मेंटेन राइट फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ टूल। अब देखो अगर आपके प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड आपको अच्छा रखना है तो जो भी टूल, आप जो भी टूल उसको बनाने में यूज करते हो, इक्विपमेंट यूज करते हो, मशीन यूज करते हो, ठीक है, मैक्सिमाइज द आउटपुट बाय कीपिंग इन माइंड द क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड को दिमाग में रख के करोगे तो टूल भी आपको वैसे ही लगेंगे। अगर मुझे एक अच्छी वीडियो बनाना है तो मुझे एक अच्छा कैमरा लगेगा, एक अच्छा बोर्ड लगेगा, एक अच्छा पेन लगेगा। तो यहाँ पर अगर आप कोई क्वालिटी का स्टैंडर्ड बात कर रहे हो तो उसको बनाने के लिए भी जो इनपुट आप डाल रहे हो उसका भी केयरफुल सिलेक्शन होना चाहिए स्टैंडर्ड के साथ। स्टैंडर्डाइजेशन डज नॉट मीन ओनली क्वालिटी स्टैंडर्ड, इसका मतलब ये नहीं केवल क्वालिटी स्टैंडर्ड, बट इट refers to setting up standard size, किस चीज का साइज, स्टैंडर्ड साइज, टाइप, वेट, मेजर एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। सिंपल सी अगर एक एग्जांपल लेते हैं अपन एक शूज बनाने का, ठीक है, तो अब जूते की बात करें तो जूते 6 नंबर से लेके 13 नंबर तक आते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, उसकी क्वालिटी की तो बात ठीक कर ली कि भाई जूते कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे, टूल वगैरह सब कुछ अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। साथ ही साथ कितने साइज के हम बनाएंगे, भैया 15 नंबर का जूता कौन पहनेगा, तो यहाँ पर क्या साइज होना चाहिए, किस टाइप के होने चाहिए, फॉर्मल होने चाहिए, सेमी फॉर्मल होना चाहिए, क्या वेट होना चाहिए, आजकल लाइट वेट बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, क्या मेजर्स होना चाहिए, इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए। सिंप्लीफिकेशन फोकस ऑन एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट साइज एंड टाइप। और सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है भाई, सिंप्लीफाई कर दो, है ना, हमको नहीं चाहिए 10 से लेके 20 नंबर तक के जूते, ऐसे तो आता नहीं है, पर एग्जांपल में बोलूं तो 6 से लेके 12 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर एक आइडल है। हमको सिंप्लीफाई करना है कि ये साइज और इसी टाइप का प्रोडक्ट हमारे यहाँ मिलता है, ताकि अननेसेसरी हमारे पास इन्वेंट्री ना हो, अननेसेसरी हमारे पास स्टॉक ना हो, क्योंकि कुछ चीज बिक रही है। अब मान लो कोई साइज हमने ऐसा बना दिया जो बिक ही नहीं रहा है, अब उसकी जगह बेटा क्या हो गया यहाँ पर, उसकी जगह जो रिसोर्सेज है, अगर हम जो साइज हमारा बिक रहा है उसमें लगाते तो हमारा प्रॉफिट क्या होता, ज्यादा होता। तो यहाँ पर उसका यही मतलब है कि आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है काम को, क्या करना है, सिंप्लीफाई, मतलब क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ साथ सिंप्लीफिकेशन पे भी क्या आपको करना है, ध्यान देना है। भाई थोड़ी देर चल जाए यार, ये देखो नहीं मान रहा, लो यार, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। चलो आगे बात करते, फिर आती है वर्क स्टडी। अब ध्यान से सुनना, वर्क स्टडी क्या इंश्योर करती है, वर्क स्टडी ये इंश्योर करती है कि प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, हमारा आउटपुट आ सके, और हमको बेस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरी फैक्टर, और जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका हम अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सके। तो इसके अंदर हमको सबसे पहले स्टडी करनी पड़ती है फटीग स्टडी, है ना। वर्क स्टडी में ये सारी स्टडी जो है, फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, ये सबको हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो वो मिलके क्या बन जाती है, वर्क स्टडी। तो वर्क स्टडी के अंदर पहली आती है फटीग स्टडी। अब समझते हैं ये क्या होता है। दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, कि भाई एक वर्कर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी देर काम करने के बाद थक रहा है,
ठीक है, और कितनी बार थक रहा है। सबसे पहली बात, द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, कितनी बार थक रहा है, कितनी देर तक, द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, कितनी देर बाद वो वापस काम करने के लिए आ जाता है, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, कितनी बार वो टायर्ड हो रहा है। अ पर्सन इज बाउंड टू गेट टायर्ड व्हेन ही इज परफॉर्मिंग अ जॉब फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक इंसान एक ही काम को लंबे समय तक करता है तो वो उससे क्या हो जाता है भाई, थक जाता है, स्वाभाविक सी बात है। देयर इज ऑलवेज नीड फॉर रेस्ट इंटरवल, अब उसको क्या होता है, रेस्ट इंटरवल की नीड होती है। तो टेलर ने सजेस्ट किया दैट द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय द विश, है ना, अपनी इच्छा से आपको कोई टाइम पीरियड डिसाइड नहीं करना है, एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर, बट टू गिव अ साइंटिफिक अप्रोच। आपको क्या करना है, फटीग स्टडी को यूज करना है ना। 100-200 एम्प्लॉय पे इकट्ठी ये टेक्निक को क्या करते हैं बेटा, अप्लाई करते हैं कि कितनी देर तक लगातार काम कर रहे हैं, फिर थक रहे हैं, फिर थकने के बाद कितनी देर में रिवाइव होकर वापस आ रहे हैं वापस से प्रोडक्टिवली काम करने के लिए, इसको बोलते हैं हम लोग फटीग स्टडी। तो उसके लिए उसने बोला कि आपको साइंटिफिक टाइम निकालना है कि कितने टाइम में वो थक रहा है और कितने टाइम में वापस रिवाइव होकर फिर से प्रोडक्टिव काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अपने एक्सपीरियंस से आपने बोल दिया। आगे देखते हैं मेथड स्टडी। टेलर का कहना है कि हर काम को करने के लिए एक बेस्ट मेथड होती है, तो आपको सबसे पहले उस मेथड को क्या करना है, पहचानना है और उसको अप्लाई करना है। द मेथड स्टडी टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट is conducted to find out one best method or way for performing the job which keep production cost minimum and makes maximum use of resources of the organization। ये क्या बोलता है कि हर काम को करने की एक बेस्ट मेथड होती है, तो आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट लगाना है, मेथड स्टडी को यूज करना है और उस मेथड को ढूंढ के निकालना है और उसको अप्लाई करना है ताकि आने वाले फ्यूचर में भी हम उसको क्या कर सके, यूज कर सके। टेलर सजेस्टेड दैट द मेथड ऑफ प्रोडक्शन शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय रूल ऑफ थंब। आपको ऐसा नहीं कि पहले से दादा परदादा ये मेथड यूज करते आ रहे तो हम भी ये यूज करें। ऑल द मेथड मस्ट बी ट्राइड, हर मेथड को हमको ट्राई करना है और उनमें से जो मैक्सिमम बेनिफिट मिनिमम कॉस्ट में हमको दे रही है हमको उसको सेलेक्ट करना है ना। इसमें भी आपको रूल ऑफ थंब का अप्लाई नहीं करना। हर काम को करने के कई तरीके होते हैं। टाइम स्टडी की बात करते हैं तो द टेक्निक ऑफ टाइम स्टडी इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, setting up the standard target for worker, determining the number of worker required to perform a job, categorizing the worker efficient and inefficient category। अब सिंपल सी बात है, टाइम स्टडी क्या बोलती है कि हर काम को करने का एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। तो अब वो स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा ये हमको टाइम स्टडी से पता लगेगा। हमको एक स्टैंडर्ड टारगेट वर्कर के लिए क्या करना है, फिक्स करना है। साथ ही साथ हमको एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लग रहा है और कितने वर्कर लग रहे हैं, साथ ही साथ वर्कर एफिशिएंट है कि नहीं है, इनएफिशिएंट है, ये भी हमको क्या करता है, डिटरमाइन करना पड़ता है। और ये टेक्निक हमको यही सब डिटरमाइन करने में मदद करती है कि एक काम को करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, फिर कितने एम्प्लॉय लगना चाहिए, कितने एम्प्लॉय हमारे एफिशिएंट है, इनएफिशिएंट है, टाइमली पूरा कर रहा है तो एफिशिएंट है, कम कॉस्ट में कर रहा है तो एफिशिएंट है, अगर नहीं कर रहा है तो इनएफिशिएंट है। तो ये सब हमको किससे पता लगता है, टाइम स्टडी से। तो टाइम स्टडी करी ही इसी के लिए जाती है। अब आती है मोशन स्टडी। क्या आती है बेटा, मोशन स्टडी। द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ मोशन स्टडी इज कंडक्टेड और द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोशन स्टडी आर, देखो मोशन स्टडी करने का क्या ऑब्जेक्टिव है या मोशन स्टडी का क्या उद्देश्य होता है वो समझते हैं। टू डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ वर्कर व्हेन दे आर परफॉर्मिंग जॉब। अब देखो हमारे यहाँ रहता है एक इंसान, जैसे एग्जांपल हम एक बेंच पे ज्यादा देर बैठ नहीं पाते, थोड़ी देर इधर थोड़ी देर इधर, क्लास में मंडराते रहते कि नहीं इधर उधर, तो वैसे ही एक वर्कर जब काम कर रहा है तो काम करते टाइम कितनी देर वो प्रोडक्टिव काम कर रहा है और कितनी देर अनप्रोडक्टिव काम कर रहा है। तो यहाँ पर उसने यही बोला कि मूवमेंट ऑफ वर्कर, देखो जब वो एक काम को कर रहे हैं उसकी मूवमेंट है, तो उसमें से फिर आप डिफरेंशिएट करो कितनी मूवमेंट प्रोडक्टिव है और कितनी अनप्रोडक्टिव है। तो फॉर कटिंग डाउन अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल मूवमेंट टू डिजाइन सुटेबल इक्विपमेंट एंड टूल टू मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ वर्कर। स्वाभाविक सी बात है कि वर्कर को एलिमिनेट कर देंगे अगर वो ज्यादा अनप्रोडक्टिव है। देखो कुछ लोग बात करते काम कम करते, तो यहाँ पर कितनी देर वो प्रोडक्टिव काम कर रहा है और कितनी देर वो अनप्रोडक्टिव काम कर रहा है, इन मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करो, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक आइडल वो कर सकते हैं कि कितनी देर एक वर्कर एक्चुअल में अच्छे से काम करता है। फिर आता है डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। ये मेथड मुझे बहुत अच्छी लगती है, टेक्निक जो है ये बहुत अच्छी है। क्या है डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम? अब आपने वर्कर को दो कैटेगरी में बांट दिया, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट, या प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर जो एफिशिएंट वर्कर है उसको आप ज्यादा सैलरी दो और जो इनएफिशिएंट है उसको कम सैलरी दो। सर इससे क्या होगा? देखो पैसे में बहुत पावर है बेटा। यहाँ पर जिसको ज्यादा सैलरी मिल रही है दोनों काम तो सेम ही टाइम पे कर रहे हैं, सेम ही तरीके से कर रहे हैं। अब जिसको ज्यादा मिल रही है उसको देख के ही कम मिलने वाले जो व्यक्ति है वो क्या हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा कि भाई मैं भी अगर अच्छे से काम करूंगा तो मेरी भी सैलरी जो है
मेरे को भी जो वेजेस मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पर एक साइंटिफिक टेक्निक है डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। यहाँ पर उसका क्या मतलब है कि भाई एफिशिएंट वर्कर को एफिशिएंट के अकॉर्डिंग क्या दो, सैलरी दो, वेजेस दो, और इनएफिशिएंट को उसके काम के अकॉर्डिंग दो, जिससे क्या होता है एम्प्लॉय मोटिवेट होता है और अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। पेइंग डिफरेंट रेट वेज टू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉय, अलग अलग जो एम्प्लॉय है, दो कैटेगरी एफिशिएंट और इनएफिशिएंट, दोनों को क्या करो अलग अलग अकॉर्डिंग वेजेस दो। एक्स्ट्रा वेजेस टू एफिशिएंट एम्प्लॉय विल मोटिवेट देम टू रिमेन एफिशिएंट, और अगर जो एफिशिएंट है और उसको अच्छा पैसा मिल रहा है तो वो और अच्छे से काम लगातार करता रहेगा। Extra wages paid to efficient employee will motivate inefficient employee to come in the category of efficient employee। अब देखो देखा देखी का जमाना है, तो efficient वाले को देख के कि इसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, inefficient वाला जो है बेटा वो भी क्या बोलेगा कि मैं काय में आ जाऊं, efficient की कैटेगरी में आ जाऊं। When payment is given according to the number of unit produced, automatically the production will be maximized। और अगर किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिट्स के हिसाब से पैसा मिलता है कि जितने यूनिट का प्रोडक्शन करोगे उतना पैसा मिलेगा, तो इससे क्या होगा, वो ट्राई करते हैं ज्यादा से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करें, जिससे हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ता है और उनका जो इंक्रीमेंट है, जो भी पैसा है, वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब आता है अगली टेक्निक, दैट इज मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें, अब आती है अगली टेक्निक, दैट इज मेंटल रेवोल्यूशन। तो मेंटल रेवोल्यूशन का एकमात्र ऑब्जेक्टिव था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप काम करते हैं, वर्कर और मैनेजमेंट, तो दोनों का एक दूसरे के प्रति जो नेगेटिव एटीट्यूड है उसको चेंज करना, उनका स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करना, ताकि दोनों आपस में कॉपरेशन के साथ पीसफुली क्या कर सके, काम कर सके। रूलिंग आउट फीलिंग ऑफ सस्पिशन और प्रिजुडाइज फ्रॉम द माइंड्स ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट टू अडॉप्ट सिस्टमैटिक थिंकिंग। सिंपल सी बात है कि आपस में इनको अपने एटीट्यूड को चेंज करना है, कॉपरेशन के साथ काम करना है, और एक दूसरे के प्रति किसी भी तरीके का, किसी भी फॉर्म में अगर हम बोले कुछ गलत आता है दिमाग के अंदर कि यार ये लोग कोई काम के नहीं है, ठीक है, वर्कर सोचता है कि हमको काम ही काम दे रहे, तो ये सब फीलिंग अंदर नहीं आना चाहिए। अच्छे से शांत मन से एक दूसरे के प्रति पीस हार्मनी के साथ हमको क्या करना है, काम करना है, तभी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाएगा, तभी हमारा जो वर्कर है वो अच्छे से काम कर पाएगा। टेलर सेड दैट जनरली इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन वर्कर फील दैट मैनेजमेंट एक्सप्लॉइट देम, ओवरबर्डन देम विथ एक्सेस वर्क एंड पे देम लेस। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम बात करें एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर यही सोचता है कि भाई हमारा क्या हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, हमको बहुत ज्यादा काम दे रहे हैं, ठीक है, और काम के हिसाब से काम ज्यादा है, पैसे हमको कम दे रहे हैं। और मैनेजमेंट क्या सोचता है कि वर्कर वो किसी भी काम के नहीं है ना। इसके कारण क्या होता है, आपस में उल्टा वो डैमेज कर रहे हैं इक्विपमेंट को, केयरलेसली काम कर रहे हैं, बहुत कुछ सोचता है। तो बोथ द ग्रुप सस्पेक्ट ईच अदर इन टेक्निक ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन। टेलर स्ट्रेस दैट देयर इज नीड टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ बोथ द ग्रुप ड्रास्टिकली। दोनों को एक दूसरे के प्रति एटीट्यूड को चेंज करना है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की क्या है बच्चों, नीड है। अगर दोनों अच्छे से काम नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल ही अचीव नहीं हो पाएगा। तो दोनों को एक दूसरे के प्रति जो एटीट्यूड है उसको चेंज करना है और पीस हार्मनी के साथ काम करना है। तो फाइनली यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारी टेक्निक भी खत्म हो गई, अब क्या एडवांटेज होते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। लास्ट टॉपिक है हमारा पहला, ये हमारी एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है। कैसे करता है, सिंप्लीफिकेशन से, स्पेशलाइजेशन से। इसी के साथ साथ ये रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, ठीक है, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसको कम करता है। क्यों? क्योंकि वेस्टेज कम होती है, हर चीज साइंटिफिकली प्रूवन है, तो उससे क्या होता है, वेस्टेज कम हो जाती है। ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस फर्म इज अनेबल टू कैप्चर अ बिगर शेयर इन द मार्केट। क्योंकि अगर हम देखें तो सभी पॉइंट में लगभग एफिशिएंसी आ रही थी, कॉस्ट कम हो रही थी, जिससे जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो भी कम हो जाएगा, और जब कम हो जाएगा तो हम एक बड़ा मार्केट को क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉपरेशन ब्रिंग वर्कर एंड मैनेजमेंट क्लोजर। स्वाभाविक सी बात है, थ्रू मेंटल रेवोल्यूशन, अभी पढ़ा ना पढ़ने, मेंटल रेवोल्यूशन के अंतर्गत ये दोनों को इनेबल करता है। क्या करता है, दोनों को इनेबल करता है कि पीस के साथ, हार्मनी के साथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, कॉपरेशन के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर सके। मोर ट्रेनिंग टू इंप्रूव द स्किल ऑफ वर्कर, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। तो ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करना, जिससे उनकी ओवरऑल स्किल क्या होती है, बढ़ती है। तो फाइनली हमारा चैप्टर नंबर 2 वन शॉट में खत्म होता है। कोई भी डाउट आए कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर देना, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। आप इसको देखो। अब हम मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर के वन शॉट के साथ, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। कोई भी डाउट आए बच्चों, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, और साथ ही साथ इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। सो टिल देन गाइस, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक्स अ लॉट।